What's up guys, welcome back to our channel and today we are over here to discuss one more chapter and that is chapter number 8 from Vistas. Chapter number 8 हम Vistas का discuss करने वाले हैं and the name is Memories of Childhood. Memories of Childhood, this is the name of the chapter and it is in the Vistas and as I told you previously chapter number 8. But before going further, let me explain you one more thing कि जो Memories of Childhood है, we have this chapter into two parts. ये हमारे दो parts में आता है, इसीलिए हमने क्या किया, वीडियो को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस चैप्टर में भी दो सेक्शन हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और उसी पर बेस्ड हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। सो नंबर वन इज द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, ये हमारा पार्ट ए है और आज हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑथर एंड द थीम ऑफ द चैप्टर, देन वी गोना गो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर एज वेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथर की। ऑथर जो है इस चैप्टर के, उनका नाम है जिटकला सा। जिटकला सा जो कि इस चैप्टर की लेखिका है, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। सेकंड थिंग इज जस्ट लाइक इन द प्रीवियस वीडियोस आल्सो आई यूज्ड टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर। मैं ऑथर के बारे में आपको सबसे पहले बताता हूँ, उसके पीछे दो कारण होते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इफ द चैप्टर इज वेरी मच कॉमन, अगर चैप्टर बहुत कॉमन है सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू गो फॉर ऑथर्स नेम और ऑथर्स एक्सप्लेनेशन। बट इफ द चैप्टर इज डायरेक्टली फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ ऑथर, अगर ऑथर की लाइफ से ही है तो हमें ऑथर के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जस्ट लाइक इन द केस, इस केस में भी हमारे पास यही एक चीज है। ये जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, दरअसल ये दो राइटर्स ने लिखा है। आज हम केवल एक राइटर की बात करेंगे, उसी के एक पार्ट की बात करेंगे। सो इट वाज रिटन बाय जिटकला सा, ये जिटकला सा ने लिखा था और जिटकला सा ने एक्चुअली क्या है, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अर्लियर इट वाज पब्लिश्ड इन द आर्टिकल फॉर्मेट, ये एक आर्टिकल के फॉर्मेट में पब्लिश हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी एक बुक फॉर्म की गई और उस बुक का नाम है, आई हैव रिटन ओवर हियर, उनकी जो बुक थी, ऑटोबायोग्राफिकल जो बुक थी, उसका नाम था द स्कूल डेज ऑफ एन इंडियन गर्ल। ये उनकी बुक का नाम था, उनकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक। जब एक्चुअली क्या हुआ था, आर्टिकल्स तो बहुत सारे थे, लेकिन वो आर्टिकल जहां पर उन्होंने अपने स्कूल डेज के बारे में कहा था वो ये था, द स्कूल डेज। उसी आर्टिकल का एक हिस्सा, वन पार्ट ऑफ दैट आर्टिकल हैज बीन टेकन एज अ चैप्टर और उसका नाम हमने दिया द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर। तो जिटकला सा, पहले अगर हम बात करें जिटकला सा कौन थी, उन्होंने उनके जो बचपन में ऐसा क्या हुआ था उसको हम डिस्कस कर लेंगे और फिर हम थीम भी डिस्कस करेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये चैप्टर जो हमारे सिलेबस में है, दोनों ही राइटर्स, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी, पार्ट ए की है हमारी जिटकला सा और पार्ट बी की हमारी राइटर है वो है बामा। दोनों ने ही अपने चाइल्डहुड में उनके साथ कुछ इग्निटीज हुई थी, एक्सट्रीम इंडिग्निटीज। तो वो जो एक्सट्रीम इंडिग्निटीज थी, उनके साथ जो कुछ बुरा ट्रीटमेंट हुआ था, व्यवहार हुआ था, उन्होंने जो उससे सबक लिया या क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा और उस ऑटोबायोग्राफी का कुछ हिस्सा हमारा चैप्टर है। बात करते हैं जिटकला सा की। इनका जो असली नाम था, द रियल नेम वाज गर्ट्रूड साइमंस, ये इनका असली नाम था। एंड एग्जैक्टली गर्ट्रूड साइमंस, जो कि यांगटन रिजर्वेशन, दिस इज अ पर्टिकुलर प्लेस इन अमेरिका, यूएसए। ये यूएसए में एक जगह है जिसका नाम है यांगटन रिजर्वेशन। ये यांगटन रिजर्वेशन जो है, वहां पर ये मैंने एक वर्ड लिखा हुआ जिसका नाम है सायक्स ट्राइब। एक ट्राइब, एक कबीला था जिसका नाम था सायक्स और उसकी जो भाषा थी वो थी डैकोटा। तो डैकोटा भाषा वहां बोली जाती थी। वहां पर गर्ट्रूड साइमंस का जन्म हुआ एंड द बर्थ वाज इन 1876। 1876 में इनका जन्म हुआ और वो वहां पे रहे। उनके कबीले की जो भी ट्राइब की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको फॉलो करना, उनके ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, रिचुअल्स को, सबको फॉलो करना, इट वाज द हैबिट और इट वाज व्हाट आई मे से द चाइल्डहुड हैबिट ऑफ द राइटर। राइटर की चाइल्डहुड हैबिट थी एंड शी वाज फीलिंग वेरी मच प्लीज्ड, वो बहुत ज्यादा खुश थी उस एनवायरनमेंट में। बट व्हेन शी बिकेम 8 years old, जब उनकी उम्र 8 साल की हुई, तो वहां पर एक मिशनरीज थी। मिशनरीज क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्कूल्स होते हैं जो कि कहा तो ये जाता है कि जो पुअर होते हैं या हेल्पलेस लोग होते हैं उनके वेलफेयर में वो काम होता है, वैसे स्कूल्स चलाए जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली वो जो मिशनरीज होते हैं वो अपने जो उनकी खुद के रिचुअल्स होते हैं वो इम्पोज करते हैं उन पर। तो ऐसी ही एक मिशनरीज थी जिसका नाम था
White's Indiana Manual Labor School. Repeating, White's Indiana Manual Labor School. तो जब वो 8 साल की थी तो वो जो मिशनरीज थी वो वहां उनके ट्राइब में आए और उनके ट्राइब से न केवल जटकला शाह को और भी बहुत सारे बच्चों को वहां अपने मिशनरीज में ले गए. What was the logic behind it? The logic behind it was because the Americans they thought कि वो जो ट्राइब वाले लोग हैं या अदर बैकवर्ड लोग हैं, डाउन ट्रॉडन लोग हैं, उनको क्या है, अगर समाज में आगे बढ़ाना है तो उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, उनको एडवांसमेंट होना चाहिए उनके अंदर. दे मस्ट नो द गुड बिहेवियर, गुड ट्रीटमेंट, गुड लैंग्वेज, गुड नॉलेज. तो इन सब के लिए ऐसे बच्चों को कहा जाया जाता था मिशनरीज. लेकिन दैट वाज द वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. ये केवल एक पार्ट है, दिखाया जा रहा है कि हम इनको लेके जाएंगे और उनको पढ़ाएंगे. लेकिन वहां उनके साथ क्या क्या बैड ट्रीटमेंट होता था, दैट वाज द थिंग. लेके गए. ये जो स्कूल था व्हाइट्स इंडियाना मैनुअल लेबर स्कूल, ये टिपिकली उन लोगों के लिए था जो अमेरिका में डाउन ट्रॉडन थे, बैकवर्ड थे, किसी ट्राइब से बिलोंग करते थे, ज्यूज थे, या फिर एक्सक्लूसिवली द पीपल हु बिलोंग टू इंडिया. जो लोग इंडियन थे उनको भी वहां ले जाया जाता था क्योंकि उनको ऐसा लगता था ये सारे लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड है और जब अगर ये ऐसे ही बैकवर्ड रहे तो हमारे कंट्री के लिए बुरा हो सकता है, तो आगे बढ़ाने के लिए मिशनरीज में ले जाया जाता है. सेकेंड थिंग इज, अक्सर तो ये कहा जाता है कि हमारे बुक में भी ये लिखा हुआ है दैट जटकला शाह वाज एन इंडियन अमेरिकन राइटर. तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जटकला शाह का जन्म अमेरिका में हुआ था, बट एज शी गॉट द एजुकेशन इन व्हाइट्स इंडियाना मैनुअल लेबर स्कूल, वहां उन्होंने एजुकेशन ली जहां पर इंडियंस भी थे. तो वहां जब उन्होंने देखा कि न केवल उनके साथ इंडियंस के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था, तो उन्होंने अपने बारे में भी लिखना शुरू किया प्लस इंडियंस के बारे में भी लिखना शुरू किया. एंड देन शी बिकेम एन एक्टिविस्ट. वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बन गई, आगे चल के वो एक राइटर भी बन गई, एडिटर भी बन गई. तो इस वजह से उनको बोला जाता है इंडियन अमेरिकन राइटर. सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग. अब हम बात करते हैं, सबसे पहले एक ये भी लिखा हुआ है कार्नेसल इंडियन स्कूल. ये एक और स्कूल है, टिपिकली इंडियन के लिए है, जहां पर केवल इंडियंस को पढ़ाया जाता था. इस मिशनरी में तो सबको पढ़ाया जाता था जो भी डाउन ट्रॉडन से होते थे, लेकिन इसमें टिपिकली किसको पढ़ाया जाता था, इंडियंस को. तो यहाँ पर भी इंडियंस के साथ भी बहुत सारी दुर्व्यवहार हुए, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा. तो एक आर्टिकल था जो मैं पहले बता चुका हूँ, द स्कूल डेज ऑफ एन इंडियन गर्ल. उन आर्टिकल्स का एक हिस्सा हमारा चैप्टर है कि उनके साथ क्या हुआ एग्जैक्टली. ठीक है. Before going further, let me explain you one more thing that she was a contemporary Tamil Dalit writer. ये जो हमारी दूसरी वाली जो राइटर है वो एक तमिल दलित राइटर है. पार्ट बी में जो आएंगे, पार्ट बी में जो राइटर है वो तमिल दलित राइटर है, जबकि हमारे पार्ट ए में कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर में जो राइटर है वो है जटकला शाह. अब चैप्टर क्या है? The chapter is when she was thrown in the school. 8 की उम्र में जब उन्हें इस स्कूल में ले जाया गया तो उनके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट हुए. तो अब हम चैप्टर पे आ गए. तो होता क्या है कि when she was thrown in the same very school and the very first day, पहले दिन ही उन्होंने अपने आप को घुटन में महसूस किया. It was quite obvious कि अगर एक इंसान जो खुले में रह रहा है अपने एरिया में, अपने मदर के साथ रह रहा है. मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूं, she was living with her mother. Her father wasn't there. उनके पिताजी नहीं थे. नहीं थे का मतलब जब वो बहुत छोटी थी, 3 या 4 साल की, तभी उनके फादर, उनकी मदर और उसको छोड़कर चले गए थे. 8 साल की उम्र में वो स्कूल में आ गई थी. तो आजाद रहने वाली लड़की अगर एक हॉस्टल में, और वो भी जहाँ पर ट्रीटमेंट जो अच्छा नहीं है, तो बहुत बुरा लगेगा उसको. तो सेम हैपेंड. तो पहली जो मॉर्निंग थी तो इट वाज वेरी टिपिकल टाइप ऑफ अ मॉर्निंग. नोबडी वाज स्पीकिंग टू एनीवन एंड शी वाज वेरी मच न्यू. वो नई भी थी. बेल का सिस्टम था. मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, बेल फ्राई. ये बेल फ्राई का मतलब है वो जगह जहाँ पर बेल लगी हुई होती है. तो सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग था. वहाँ पर एक प्लेस होती है हमारे हॉस्टल में जिसको हम बोलते हैं मैस. मैस इज अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर पीपल दे यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू टेक फूड. वो खाना खाते हैं. तो बेल हुई. बेल होने के बाद उसने देखा सब लोग निकले, एक लाइन में जा रहे हैं सब. गर्ल्स दे आर हैविंग 1 क्यू एंड बॉयज दे आर हैविंग 1 मोर क्यू. अलग अलग क्यू में वो आए, मैस में इकट्ठे हो गए. Every second person was speaking or murmuring. I have used 2 words, murmuring and mutterings.
बड़बड़ाना, अपनी अपनी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहे थे जो कि हमें जिटकला साहब को समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ बड़बड़ाते हुए से आ रहे थे। इट वॉज जस्ट लाइक अ बैड लैंड। बैड लैंड मतलब होता है पागलपन। आई हैव रिटन बैड लैंड, पागल खाना सा लग रहा था। अलग अलग भाषाओं में लोग बड़बड़ा रहे थे। द क्लैटर ऑफ शूज, उनके जूतों के चलने की आवाज आ रही। सो इट वाज अ वेरी व्हाट आई कैन से इनसेन सीन, बहुत एक अजीब सा सीन था, बिज़ार सीन। कोई बात नहीं, सब लोग इकट्ठे हो गए। अब उसको लगा आगे क्या होगा। वन मोर बैल रैंग, एक और बैल हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, लोग वहां पर गए और जो टेबल लगी थी सबने चेयर्स निकाल ली। जिटकला साहब ने भी यही किया। अब उसको लगा अब सब चेयर पे बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेयर तो सबने निकाली लेकिन कोई बैठा नहीं, जबकि जिटकला साहब बैठ गए। जब उसे लगा कि कोई नहीं बैठा तो शी ऑल्सो स्टूड अप। थर्ड बेल हैपेंड एंड देन एवरीबडी सैट। तीसरी बेल पे सब लोग बैठ गए। फिर खाना भी लगाया गया। दे ऑल स्टार्ट took the knife, took the fork, took the spoon and they started eating it. सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन जिटकला साहब को बड़ा अजीब लग रहा था। उसने देखा कि जो इंडियन गर्ल्स थी उनके कपड़े बड़े अजीब से थे, कुछ टाइट, क्लिंजिंग मैंने वर्ड लिखा हुआ है, टाइट कपड़े पहने हुए थे। शूज बड़े अजीब थे। शूज में मैंने लिखा हुआ है मकेजेंस। मकेजेंस ये एक शू टाइप होता है, उन्होंने उस तरीके के जूते पहने हुए थे। द कंडीशन वॉज पैथेटिक, बहुत बुरी कंडीशन थी। चुस्त कपड़े पहने हुए थे, कहीं से फट भी रहे थे कपड़े, तो कंडीशंस बहुत खराब थी। अभी वो इन चीज़ों को देख रही थी और अंदर ही अंदर उसे रोना भी आ रहा था। बट एवरीबडी स्टार्टेड ईटिंग द फूड, सो उसने भी कुछ खाना खाने की कोशिश की। सडनली उसने देखा कि देयर वाज अ लेडी एंड द नेम, वो मैंने लिखा है पेल फेस वुमन। एक लेडी थी, पेल फेस वुमन। पेल फेस वुमन का मतलब चेहरा उसका सफेद था। वैसे पेल का मतलब होता है वंस यू आर हैविंग white color on your face, but that is due to an ailment, किसी बीमारी की वजह से चेहरा पीला या सफेद पड़ जाता है तो वो पेल होता है, लेकिन किसी किसी का चेहरा ही ऐसा होता है। So there was an old lady, pale face woman, जो कि जिटकला साहब को बहुत तेजी से घूर रही थी। उसको बड़ा अजीब लगा। उसने उससे नजर हटाई और फिर खाना शुरू किया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर जब उसने देखा, she was staring again, तो फिर भी उसे घूर रही थी। बड़ा अजीब लग रहा था। फिर अचानक उसने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ था और उनके इशारों में कोई बात हुई। उसको कुछ समझ नहीं आया। खाना खाने के बाद वो अपने घर में पहुंचे, घर इन द सेंस अपने हॉस्टल रूम में पहुंचे। हॉस्टल रूम में शी गॉट अ फ्रेंड, उसका नाम था जिडेविन। जिडेविन एक लड़की थी जो उसकी फ्रेंड बन चुकी थी और उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। याद रहे कि जिन स्टूडेंट्स को वहां लाया जाता था उनको इंग्लिश नहीं आती थी, कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, एडवांस कल्चर नहीं आता था, उनको वहां सिखाया जाता था। जिडेविन एक ऐसी लड़की थी जिसको थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। तो जिडेविन जिटकला साहब के पास शाम को गई और उसने बताया दैट पेल फेस वुमन और वो आदमी, उन दोनों की बातें उसने सुनी है, उसको कुछ समझ में आया। तो उसने, वो दोनों क्या बातें कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे कि पेल फेस वुमन और वो आदमी कह रहे थे कि इस लड़की के बाल बहुत लंबे हैं, जिटकला साहब के, इसके बालों को हमें काट देना चाहिए। तो जिडेविन ने जिटकला साहब को बताया कि आज वो आपके बाल काटने वाले हैं। द मोमेंट जिटकला साहब हर्ड इट, उसने बहुत प्रोटेस्ट किया, उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि लॉन्ग हेयर वाज द सिंबल एट द वेरी टाइम, लॉन्ग हेयर वाज द सिंबल ऑफ अ फुल नेटीनेस ऑफ अ वुमन। एक श्रृंगार का एक हिस्सा होता था। प्लस अगर बाल छोटे कर दिए जाए, कतर दिए जाए, शिंगल, अगर बाल शिंगल कर दिए जाए तो इसका मतलब है उनके ट्राइब में, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, द पीपल हु वर कावर्ड, जो कायर होते थे, द पीपल हु वर अनस्किल्ड वॉरियर्स, ऐसे योद्धा जो कि अच्छे नहीं होते थे, जिनको लोग बंदी बना लेते थे दूसरे लोग, उनके बाल काट दिए जाते थे, या तो कायरों के काटे जाते थे, या किसी के घर में कोई मर गया हो उनके काटे जाते थे, लेकिन हर किसी के नहीं काटे जाते थे। तो उसने कहा कि अगर मेरे बाल लंबे हैं तो मुझे काटना क्यों चाहते हैं, हमारे नियम में तो ऐसा होता है। पर जिडेविन ने कहा दैट आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उन्होंने जो बात की वो तुम्हारे बाल काटेंगे। और जिडेविन ने उसको सजेशन दिया कि मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ कि बजाय कुछ प्रोटेस्ट करने के या कुछ और काम करने के, बेटर इज टू सरेंडर, कि आप सरेंडर करो और उनके बाल काटने दो। बट जिटकला साहब डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट, उसने तय कर लिया कि वो कुछ भी हो बाल नहीं काटने देगी, वो विरोध करेगी, वो जो हो जाए कुछ भी हो जाए। इसके बाद उसने देखा जब कोई उसे देख नहीं रहा था, वो अपने कमरे से निकली और अपस्टेयर्स, ऊपर चली गई। ऊपर जाकर उसने देखा छिपने के लिए,
देखा कि जो सबसे बड़ा कमरा था वो उस कमरे के अंदर गई, और लास्ट में जो कॉर्नर में एक बेड लगा हुआ था उस बेड के नीचे जाके वो घुस गई, छिप गई। उस कमरे को उसने सेलेक्ट किया बिकॉज इट वाज अ बिग वन, सो मेनी बेड्स वर देयर एंड देयर वर हेवी कर्टेन्स। हेवी कर्टेन्स ने खिड़की को लगा रखा था, दैट्स व्हाई सनलाइट वाजंट देयर, प्रॉपर लाइट वाजंट देयर। तो उसको लगा कि मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जैसे से शाम हुई और वो टाइम आया जब उसके बाल काटने थे, सब लोग उनने आवाज लगानी शुरू करी झिटकला सा के नाम की। उसको सुनाई दे रहा था लेकिन वो चुप थी, बोल नहीं रही थी। एवरीबडी वॉज शाउटिंग, वन ऑफ देम वॉज जिडेविन ऑल्सो। जिडेविन भी उनके साथ उसको आवाज लगा रही थी और वो चुपचाप वहीं थी। धीरे धीरे उसको लगा कि वो आवाज मारते मारते वो ऊपर आ रहे हैं। उसे और डर लगने लगा कि भाई वो ऊपर भी आ रहे हैं तो निकालेंगे। सब लोग उसको चले और फाइनली जिस कमरे में वो छुपी थी उस कमरे में भी लोगों ने एंट्री की। किसी ने वो कर्टेन्स हटा दिए, जैसे ही कर्टेन्स हटाए तो पूरे में रोशनी हो गई। पता नहीं कैसे उनको मालूम पड़ा या क्या हुआ, वन पर्टिकुलर लेडी पीप्ड डाउन साइड। उसने जब बेड के नीचे झांका तो जिडेविन थी और उसको घसीट के वहां से बाहर निकाला गया। She protested a lot, she kicked, she scratched everything she could. उसने जो कर सकती थी वो उसने किया, but they were many in numbers. वो उसको लेकर आए, घसीट कर नीचे लेकर आए, उसको एक कुर्सी से जबरदस्ती they tied him, उन्होंने बांध दिया उसको, and finally उसके जो लॉन्ग हेयर थे उनको चॉप ऑफ कर दिया गया, उनको बिल्कुल काट दिया गया। और जैसे ही उसको लगा कि उसके बाल काट दिए गए हैं, वो उसने सरेंडर कर दिया। बट वो सरेंडर कैसा था, जैसे किसी इंसान का सब कुछ किसी ने लूट के ले लिया हो, बिल्कुल। शी सरेंडर, शी स्टार्टेड क्राइंग इन द हार्ट, मौन करने लगी, लेकिन वहां उसके रोने को सुनने वाला कोई नहीं था। अब तक क्या होता था, व्हेन शी वाज इन हर ओन ट्राइब, तो जब भी वो रोती थी उसकी मदर आती थी, गले लगा लेती थी, उसको समझाती थी, बट ओवर देयर वाज नो वन टू कन्विंस हर। अब वो अपने आप को एक जानवर के तरीके से मान रही थी कि जैसे सब जानवरों को एक साथ हाँक के ले जाया जाता है, गडरिया बहुत सारी भेड़ों को हाँक के ले जाता है, उसकी कंडीशन भी उसी जानवर उस भेड़ के जैसी हो रही थी। उसे अपनी कंडीशन में बहुत तरस आ रहा था। शी वाज क्राइंग, शी वाज वीपिंग, बट देयर वाज नो वन टू कन्विंस। इवन जुडेवन वाज आल्सो नॉट देयर, क्योंकि जुडेवन को पता था कुछ नहीं हो सकता। शी कुडंट डू एनीथिंग एल्स। सो दैट वाज आवर पार्ट ए, जिसका नाम था हमारा द कटिंग ऑफ द लॉन्ग हेयर। ये किस वजह से था, द स्कूल डेज ऑफ एन इंडियन गर्ल, उस आर्टिकल का एक हिस्सा है। यहाँ पर बिफोर रैपिंग अप पार्ट ए को खत्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैं बता देता हूँ कि झिटकला सा जो है, एग्जैक्टली दिस इज नॉट द रियल नेम। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई टोल्ड यू द रियल नेम वाज गर्ट्रूड सिमंस, ये उसका असली नाम था, और यंगटन रिजर्वेशन वाज द प्लेस वेयर शी गॉट बर्थ। लेकिन जिस टाइम में उसका जन्म हुआ था, मैंने लिखा है सेक्स टाइम, उसमें भाषा बोली जाती थी डैकोटा। तो डैकोटा भाषा में रेड बर्ड को बोला जाता था झिटकला सा। तो आगे चल के जब वो राइटर बनी तो उसने झिटकला सा नाम को अडॉप्ट कर लिया। तो असली नाम तो था गर्ट्रूड सिमंस, लेकिन उनका पेन नेम था झिटकला सा। तो जितनी बुक उन्होंने लिखी थी वो किस नाम से लिखी थी, झिटकला सा नाम से। वैसे 1876 में उनका बर्थ हुआ था और 1900 में वो एक राइटर बन गई थी। बाय प्रोफेशन अगर पूछा जाए कि भाई डीपली क्या प्रोफेशन था उनका, सो बाय प्रोफेशन शी वाज अ टीचर, अ राइटर एंड एन एडिटर। वो एडिटर भी थी। टीचर किस चीज की थी, शी वाज द टीचर ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक में उनको क्या क्या आता था, पियानो एंड वायलिन। पियानो एंड वायलिन उनको बजाना आता था। जब मिशनरीज में उनके बाल काट दिए गए, शी वाज अलोन, शी क्राइड बट नथिंग हैपेंड। सो देयर वाज ओनली वन थिंग, देयर वाज ओनली वन लास्ट रिजॉर्ट फॉर हर। उनके लिए आखिरी शरण क्या था, वो फिर वायलिन प्ले करने लग गई, म्यूजिक में चली गई अपने आप को कन्विंस करने के लिए। वो 3 साल तक मिशनरीज में रही और 3 साल बाद वो वापस अपनी मदर के पास आ गई। तो मैंने लिखा हुआ है 8 to 12, इन द एज ऑफ 12 शी केम बैक। वो अपने माँ के साथ रही, फिर माँ के साथ वो 3 साल वहां पे रही, और जब वो थोड़ी बड़ी हुई 15 के आसपास हुई, अब उनको समझ में आने लगा कि उनकी जो कंडीशन है ट्राइब की, उस कंडीशन को जब तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, जब तक उनकी कंडीशन ठीक नहीं होगी, उसके जैसे लोग हमेशा ट्राइब में होते रहेंगे, ट्राइब आगे नहीं बढ़ेगा। एंड देन फाइनली शी डिसाइडेड टू गेट हायर एजुकेशन। और फिर पहले तो उनको जबरदस्ती ले जाया गया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने आप से इंटेंशनली इन द एज ऑफ
15 प्लस वो वापस उसी में चले गई स्कूल में, वाइट्स इंडियाना मैनुअल लेबर स्कूल फॉर हायर एजुकेशन, और वहाँ से उन्होंने एजुकेशन म्यूजिक की ली, लिटरेचर की ली, और फाइनली शी बिकेम अ प्रोफेशनल म्यूजिक टीचर एंड लेटर ऑन बिकेम एन एक्टिविस्ट एंड राइटर एडिटर। फिर जाके वो राइटर और एडिटर बन गए। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफिकल, अपनी खुद की जो हम कहानी लिखते हैं, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। मार्जिनलाइज्ड, डाउनट्रॉडन, डाउनग्रेडेड, ऐसे लोग जिनकी जो जाति वगैरह को हम नीचे समझते हैं उनको हम बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड। लैंड ऑफ एप्पल्स, लैंड ऑफ एप्पल्स उस जगह को बोला गया है चैप्टर में जहां पर ये मिशनरीज जो था, ये स्कूल जो था जहां पर ये था अमेरिका में, उस जगह का नाम था लैंड ऑफ एप्पल्स। उसको बोला जाता था बिकॉज एप्पल्स बहुत ज्यादा होते थे। बेलफ्राई, वो जगह जहां पर बेल लगी हुई थी। क्लैटर, जूतों की आवाज, खटखटाहट। बैडलैम्प, पागल खाना होता है। मॉर्न, करहाना होता है, द मोमेंट उसके बाल काट दिए गए, शी स्टार्टेड मॉर्निंग। पेन फेस वुमन मैं बता चुका हूं। शिंगल, कतरना, बालों को छोटे करना। मैकेसिस, द टाइप ऑफ शू। क्लिंजिंग, चिपकी हुई, बहुत ज्यादा टाइट। मटरिंग्स एंड मर्मरिंग्स, बड़बड़ाना, एक अननोटेड टॉकिंग, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं लेकिन बड़बड़ा रहे हैं। हर्डर, वो भेड़ वगैरह चढ़ाने वाला, गडरिया, जानवरों पे चढ़ाने वाला। जिडेवन, द नेम ऑफ उसकी फ्रेंड का नाम है। मॉर्नर्स, वो लोग होते थे जो किसी के घर मर जाता था तो जो रोते थे, लैमेंट करते थे, विलाप करते थे। स्क्वीकिंग इज अ साउंड। रेजिस्ट, उसने प्रोटेस्ट किया जब उसके बाल काटे गए, शी रेजिस्टेड। इंडिग्निटी, एक्सट्रीम इंडिग्निटी, इसका मतलब है बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट जब उनके साथ होता है, उनकी जिंदगी में जो घटता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम इंडिग्निटीज। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर्स पार्ट ए। आई सेड ये हमारा पार्ट ए है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का, द कटिंग of my long hair. I hope you enjoyed the video. I hope you got each and everything, nuts and bolts around the chapters. So we'll be meeting in one more video. That's gonna be the part B. और part B में हम मिलेंगे जिसका नाम जो हमारे जो राइटर है उसकी होगी बाबा। We too are human beings. Till then, take care, stay tuned. Thanks.